नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे बिजनेस की बात करने वाले हैं जो बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडिया है। यूनिक इन द सेंस कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसका प्रोडक्ट हर कोई कंज्यूम तो करता है लेकिन एक दूसरे से छुपाता बहुत है। भाई पिताजी अपने बेटे से छुपाएंगे, बेटे अपने पिताजी से छुपाएंगे, भाई से छुपाएगा, बहन से छुपाएगा। लेकिन देखा गया है हमारी सोसाइटीज में इसको कंज्यूम ओवरऑल हर आदमी कर रहा है। अगर हर आदमी की बात नहीं करें तो 70% लोग तो इसको कंज्यूम कर ही रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से छुप छुप के। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसका मार्केट हर साल 7 से 8% की स्पीड से ग्रो भी कर रहा है और इसका जो टोटल मार्केट साइज है वो $40 बिलियन से भी ज्यादा है। अब जब मैंने $40 बिलियन को कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया कि इंडियन रुपीज में कितना होगा, तो भाई मेरे कैलकुलेटर ने तो धुआं दे दिया। लेकिन अगर आपका कैलकुलेटर चल रहा है, अगर आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि $40 बिलियन इंडियन रुपीज में कितना होता है। अब आप सोचो कि $40 बिलियन का मार्केट जब हर साल 7 और 8% की स्पीड से ग्रो होगा तो भाई कितना ज्यादा वो बढ़ रहा है, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। अब ये सब सुनने के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा कि मैं आज बात करने वाला हूँ शराब यानी कि दारू के बिजनेस की, और ये हमारी 100 डेज बिजनेस आइडिया सीरीज का 9वां बिजनेस आइडिया है। तो फिर समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं धंधे की बात सिर्फ रुपीज विद रोहित के साथ। दोस्तों, आप लोगों को याद है जब कोविड का टाइम आया था तो पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था, हर चीज बंद हो गई थी, यहाँ तक कि ट्रेनें, इंडियन रेलवेज वो तक बंद हो गया था। लेकिन जब कोरोना का कहर धीरे धीरे कम हुआ तो सबसे पहले क्या खुला? सबसे पहले खुले थे शराब के ठेके। लोग कितनी बड़ी संख्या में उमड़े हुए हैं, लोग महीने महीने भर का स्टॉक लेकर के जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि किसी भी स्टेट के पास जो 20% से 30% तक टैक्स रेवेन्यू आता है वो शराब से ही आता है। यानी कि किसी भी स्टेट के जो भी खर्चे हैं उसका 25% हिस्सा शराब के ठेकों से ही चलता है। तो ये इतना बड़ा रेवेन्यू है कि जिसकी वजह से सबसे पहले सरकार ने सोचा क्यों ना शराब के ठेके खोल दिए जाएं। इसीलिए लोग सुबह से शाम तक वहां पे लाइन लगा के तक खड़े रहे, क्योंकि उनको बाकी कुछ मिले ना मिले, वैक्सीन से उन्हें कोई मतलब नहीं था, लेकिन दारू मिलना बहुत कंपलसरी था। और इसीलिए उनको नाम दिया गया कोरोना वॉरियर्स का, क्योंकि वो सरकार की मदद कर रहे थे कोरोना में कि वो वहां से फंड इकट्ठा कर सके और कोरोना के इलाज में लगा सके। अब शराब का जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है वो पूरा स्टेट डिपार्टमेंट के पास जाता है, इसलिए जो भी शराब के लाइसेंस की प्रक्रिया होती है वो स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा पूरी की जाती है। तो आपको जहां पर भी शराब का ठेका खोलना है तो वहां से आपको जो भी परमिशंस लेनी है वो आपको अपने स्टेट डिपार्टमेंट से ही लेनी पड़ेंगी। अब शराब के ठेके बहुत टाइप के होते हैं, अंग्रेजी शराब भी होती है, देशी शराब भी होती है, बियर का ठेका भी होता है। और ये देखा गया है अमूमन कि लोग इस बिजनेस के लिए मारामारी तक कर लेते हैं। यानी कि शराब का ठेका मिलना अपने आप में इतनी बड़ी बात हो जाती है कि उसके चक्कर में कई बार तो गोलियां चलने की खबर भी आई है। तो ऐसा क्या है इस व्यापार में? देखो, इस व्यापार में सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापार कैश का व्यापार है। कोई भी शराब उधार नहीं बिकती है। आप ठेके पे दारू लेने जाओगे तो आपको नगद पहले पैसा देना है, पैसा मिलने के बाद ही आपको वो आदमी जो पर्टिकुलर शॉपकीपर वहां पे बैठा हुआ है तब आपको वो बोतलें वहां से देता है। इस व्यापार को लेकर बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि भाई ये अच्छा व्यापार नहीं है, इससे हमारी पीढ़ी खराब हो रही है, इससे हमारी जनरेशन खराब हो रही है। बात तो यार ये सही है कि शराब के व्यापार से पीढ़ी, जनरेशन सब कुछ खराब हो रहा है, लेकिन यार एक बात समझो कि अगर आपको पता है कि ये खराब चीज है तो भाई आप क्यों कंज्यूम कर रहे हो? लोग कंज्यूम कर रहे हैं, सरकार बिकवा रही है, तो भाई धंधा भी लोग कर रहे हैं। और बहुत पुरानी लाइन है कि गंदा है पर धंधा है, ये वो लाइन इस बिजनेस पे बिल्कुल पर्टिकुलर अप्लाई होती है। क्योंकि भाई पता है गंदा है, लेकिन भाई क्या करेंगे, हम धंधा नहीं करेंगे तो कोई और धंधा करेगा। सरकार ने इसे बैन तो किया नहीं है। अब लेकिन ये भी सुनने में आता है कि भाई शराब अगर बैन नहीं है तो शराब को हर जगह क्यों नहीं बेचा जा सकता है? क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसी प्रक्रिया बना रखी है कि शराब केवल वही बेच सकता है जिसके पास शराब बेचने का लाइसेंस है। ऐसा नहीं कि कोई भी किराने वाला शराब बेचने लगेगा या फिर कोई परचून की दुकान वाला शराब बेचने लगेगा, नहीं। शराब बेचने के लिए आपको पर्टिकुलर लाइसेंस लेना पड़ेगा और पर्टिकुलर लाइसेंस के हिसाब से ही आप, अलग अलग लाइसेंस की वैरायटी बनाई गई है, उसके हिसाब से आप पर्टिकुलर लाइसेंस से पर्टिकुलर वर्क ही कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने एक लाइसेंस ले लिया, उस लाइसेंस से आप रेस्टोरेंट भी खोल लो, बार भी खोल लो, रिजॉर्ट भी खोल लो, शराब का ठेका भी खोल लो, नहीं। हर चीज के लिए अलग लाइसेंस है जिनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब इस व्यापार की एक खासियत और है कि ये एक ऐसा व्यापार है जिसमें आपको कस्टमर ढूंढने नहीं पड़ते हैं, आपको अपनी बहुत ज्यादा मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती है। वैसे तो इसकी जो दुकानें होती हैं वो पर्टिकुलर फिक्स रहती हैं, क्योंकि जो भी सरकार टेंडर निकालती है वो एरिया वाइज निकालती है कि हमको एक दुकान इस एरिया में चाहिए, एक दुकान इस एरिया में चाहिए। तो एरिया वाइज दुकान होगी तो वहाँ के आसपास लोग जो भी होंगे उनको ये जानकारी होगी कि ये दुकान कहाँ पर खुल गई है। और अगर लोग यहाँ वहाँ भी शराब लेने जाते हैं कि उन्हें ये डर रहता है कि अगर मैं अपने एरिया में शराब खरीदता हूँ तो हो सकता है कोई जानने पहचानने वाला मुझे देख ले, तो कोशिश लोग यही करते हैं कि वो अपना एरिया छोड़ के किसी दूसरे के एरिया में जाएं, वहां पे शराब खरीदें। लेकिन ये एक ऐसी चीज है
कि आप किसी से भी पूछोगे ना कि भाई शराब का ठेका कहाँ है, वो तुरंत बता देगा कि भाई उधर से चले जाना, राइट ले लेना, जो पहली दुकान मिलेगी शराब का ठेका है। तो अगर आप कहीं गली कूचे में भी खोल लेते हो ना इसको, तो कस्टमर आपको ढूंढता हुआ आता है। इसी वजह से इस बिजनेस को लेके इतनी मारामारी रहती है और लोग पागल रहते हैं शराब का ठेका खरीदने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं कि ये ठेका मिलता कैसे है। देखो, सरकार क्या है, साल में एक बार ठेके का टेंडर निकालती है और वो मोस्टली मार्च के एंड में निकालती है, क्योंकि हम सबको पता है कि मार्च में फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है और अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। तो जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा होता है तो जो भी सरकार ठेका करती है उसको 1 साल की अवधि के लिए ही करती है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपने एक बार ठेका ले लिया तो आपको 12 साल के लिए 15 साल के लिए ठेका मिल गया, नहीं, आप उसको बार बार रिन्यू करा सकते हो अगर वहां पे सरकारी विभाग को आपसे कोई समस्या नहीं है, अगर आपसे उनको अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है। लेकिन आपको उसको हर साल रिन्यू कराना ही पड़ेगा। तो सरकार मोस्टली मार्च में ये ठेके निकालती है, अखबारों में और आबकारी विभाग में और साथ ही साथ स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट में इसकी सूचना दी जाती है। अखबार में इसकी प्रॉपर विज्ञप्ति निकाल ली जाती है कि इस एरिया में ये सरकारी ठेके खुलने वाले हैं। अगर आप ठेके लेने के इच्छुक हैं तो आप इस वेबसाइट पे या फिर आप हमारे कार्यालय आके इसको अप्लाई कर सकते हैं। हर जिले में आबकारी विभाग बना होता है, उस विभाग में जाके आप उन ठेकों की जानकारी और पर्टिकुलर किस एरिया में कौन सी दुकान खुलने वाली है उसकी जानकारी आप ले सकते हो। अब अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो देखो इसमें क्या है, एक दुकान तो आपको चाहिए पड़ेगी क्योंकि वहां से आप अपना माल बेचोगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि दुकान आपकी खुद की होनी चाहिए, क्योंकि हर एरिया में एक पर्टिकुलर दुकान फिक्स होती है जिसका ओनर उसे रेंट पे दे रखा है। ठेका किसी के नाम पर भी हो लेकिन पर्टिकुलर उसी दुकान में ही खुलता है और इजिली 7 से 8 हज़ार रुपए हर महीने के किराए पे वो दुकान आपको मिल जाती है। तो भाई ऐसी कोई टेंशन मत लो कि यार अगर मेरे पास मार्केट प्लेस में दुकान नहीं है या मेरे पास किसी एरिया में दुकान नहीं तो मैं ठेका नहीं ले सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किराए से देने वाले बहुत मिल जाएंगे। उसका रीजन ये है कि शराब के ठेके वाले सबसे अच्छा किराया देते हैं। भाई अगर आपकी 150-200 स्क्वायर फीट की शॉप है तो ऑब्वियस सी बात है किराना दुकान वाला या कोई और दुकान वाला वहां खोलेगा तो 4-5 हज़ार रुपए देगा। अब शराब का ठेका वहां खोलेगा तो वो ज्यादा पैसे देगा। तो किराए की दुकान शराब के ठेके के लिए बहुत इजीली मिल जाती है। लेकिन इसके बाद भी जो इसके लाइसेंस होते हैं और जो आपको इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा रहता है वो आपका रहता है शराब में। यानी कि जो शराब का माल आप रखते हो उस पे आपका 25 से 30 लाख का इन्वेस्टमेंट रहता है, क्योंकि इतना तो स्टॉक आपके पास होना चाहिए ना, क्योंकि पर डे की सेल बहुत अच्छी होती है। अगर 2 लाख 3 लाख की आपको पर डे की सेल करनी है तो यार 1 महीने 15 दिन का आपके पास स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी से शॉर्टेज हो जाती है तो आपको स्टॉक बना के रखना पड़ता है और ये जानकारी कंपनी पहले से दे देती है। तो अगर आप शराब का ठेका खोलने जा रहे हो तो एक माइंड मेकअप करके चलना कि भाई 50 लाख की पूंजी मुझे इसमें लगानी ही पड़ेगी। अब जो मार्च में सरकार इस तरह के ठेके निकालती है वो ठेका अगर आपको मिल जाता है, ऐसा भी होता है कि आप 3-4 लोग मिलकर भी वो ठेका ले सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग पुराने ठेकेदार चला रहे हैं वो क्यों छोड़ना चाहेंगे, वो कोशिश करेंगे हमको रिन्यू करा लें। लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सारे नए लोग भी इस धंधे में घुसते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा सेटलमेंट हो जाता है कभी अधिकारियों के साथ या कभी ठेकेदारों के साथ कि भाई इस एरिया का आप चला लो, इस एरिया का मैं चला लेता हूँ। ये सारी चीजें आपसी सामंजस्य में ही बनती हैं। आप ये नहीं कर सकते कि नहीं इस शहर के सारे ठेके तो मैं ही ले लूंगा, ये चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं। आपको कहीं ना कहीं सामंजस्य अपना बनाना ही पड़ता है। तो गाइज अगर हम बात करें लाइसेंस की तो बहुत सारे लाइसेंस आपने सुने होंगे, FL2, FL3, FL3A, FL4, बहुत सारे अलग अलग लाइसेंस होते हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि पर्टिकुलर लाइसेंस कौन सा किस चीज के काम आता है। तो अगर हम लोग बात करें तो FL3 लाइसेंस उनके लिए होता है जो होटल में अपना बार बनाना चाहते हैं। सपोज करो अगर आप होटल चला रहे हो, आपके पास होटल है, होटल में आप चाहते हो कि एक छोटा सा मैं बार भी ओपन कर दूं, तो उसके लिए आपको FL3 लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके बाद आता है FL2 लाइसेंस। FL2 लाइसेंस होता है रेस्टोरेंट एंड बार के लिए। बहुत सारे रेस्टोरेंट हम लोगों ने देखा होगा वहां पे अल्कोहल भी सर्व होती है। अब कुछ लोगों को जिनको जानकारी नहीं, उनको लगता कि वो इलीगली तरीके से सर्व कर रहे हैं, लेकिन नहीं, FL2 लाइसेंस लेके आप अपने रेस्टोरेंट पे अल्कोहल को सर्व कर सकते हो। इसके बाद गाइस ये होता है FL3A लाइसेंस। FL3A लाइसेंस रिजॉर्ट के बार के लिए होता है जो एक बड़ी स्पेस में बनाया जाता है। जैसे हम लोग बड़े बड़े रिजॉर्ट में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, वहां पे हम देखते हैं एक प्रॉपर बार खुला हुआ है। आप बार में जाके बैठो, जो आपको दारू ऑर्डर करनी है आप ऑर्डर करो, वो आपको सर्व की जाएगी। उसके लिए FL3A लाइसेंस होता है। लेकिन जो लाइसेंस सबसे ज्यादा लोगों को जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उस लाइसेंस का नाम है RWS2, क्योंकि ये वो लाइसेंस है जो सब ठेकेदारों को लेना होता है। आप भले ही देशी शराब का ठेका खोल रहे हो, अंग्रेजी शराब का ठेका खोल रहे हो, वाइन शॉप खोल रहे हो या फिर बियर का ठेका क्यों ना खोल रहे हो, आपको RWS2 लाइसेंस जरूर लेना पड़ेगा। ये सारे लाइसेंस आपके एक्साइज डिपार्टमेंट से होंगे। आपको अपने पर्टिकुलर स्टेट की एक्साइज डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहां से इन लाइसेंस को अप्लाई करना है।
अगर आप ये सारा काम ऑनलाइन नहीं कर सकते हो तो आप अपने जिले के एक्साइज डिपार्टमेंट में जा सकते हो, वहां पे अधिकारी से मिलके उनके बाबुओं के थ्रू भी ये लाइसेंस अप्लाई करा सकते हो और वहां से आप पूरा प्रोसेस भी समझ सकते हो कि आपको इसमें क्या क्या लगेगा। वैसे आपको मैं बता दूं कि अगर आपको एक शराब का ठेका खोलना है तो आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन, MSME रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, सॉल्वेंसी, शॉप एंड एस्टेब्लिश्ड लाइसेंस और शराब के ठेके का पर्टिकुलर लाइसेंस जैसे RSW या FL2, FL3, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको सरकारी ठेका मिल जाता है तो आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी एक NOC लेनी पड़ती है कि मैं इस एरिया में शराब का ठेका खोलने जा रहा हूँ। तो गाइस ये धंधा सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि ये धंधा कैश का धंधा है, कोई उधारी नहीं होती है। इसके साथ ही साथ आपको इसमें ज्यादा कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, कस्टमर खुद ढूंढता हुआ आपके पास आता है कि भाई सरकारी ठेका कहाँ है। और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये एक ऐसा आइटम है जिसको कंज्यूम हर किसी को करना है, लेकिन एक दूसरे से छुपा के। तो दोस्तों ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर ऐसे और 50 बिजनेस आइडियाज आपको जानने हैं तो मैंने 50 बिजनेस आइडिया की एक ई-बुक लिखी है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। वहां पे मैंने सारे 50 बिजनेस की पूरी डिटेल्स बताई है, कौन सा बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा, उसके कस्टमर कैसे मिलेंगे और उसके लिए कौन कौन सा लाइसेंस आपको चाहिए पड़ेगा, ये डिटेल्स भी मैंने उसी में दे दी है। और इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं डेली रील्स बनाता हूँ और उस पर भी डिफरेंट बिजनेस आइडियाज और डिफरेंट बिजनेस की केस स्टडी भी आपको बताता हूँ। तो भाई देखो, जो फालतू की रील देख रहे हैं, फालतू की रील देखने से अच्छा कुछ इन्फॉर्मेटिव देखोगे ना तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और भाई जब धंधा करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो इसलिए वीडियो को शेयर करते रहिए और धंधे को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय फाइनेंस।